तो चलिए आज के सेशन में हम जल्दी से समझेंगे कि ये जो चार आपके पास ग्राफ हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन एंड सेम थिंग फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, किस केस में वर्क डन ज्यादा होता है और कब होता है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, एग्जामिनर ये स्पेसिफाई नहीं करता कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल है। आपको स्टेटमेंट को पढ़ के समझना पड़ता है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय द गिवन डेटा कि क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या क्या ये इरिवर्सिबल होगा। इसके ऊपर बहुत बार जेईई एडवांस ने बड़े शानदार क्वेश्चन पूछे हैं। और इसमें कई बार एग्जामिनर ऐसे भी आपको ट्रिक करता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द गैस और डन ऑन द गैस। दोनों केसेस में आपके फॉर्मूला जो यूज होंगे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो कैसे पता लगाएंगे, चलिए इसके पहले इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का अगर आप बोलें कि सर वर्क डन तो बहुत टाइप के होते हैं, है ना। जैसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज द मोस्ट कॉमन वर्क जिसके बारे में हम बात करते हैं। बट उसके अलावा सरफेस टेंशन वर्क भी होता है, टॉर्जनल वर्क भी होता है और भी बहुत तरह की इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है। बट हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। ठीक है, पीवी वर्क मतलब जहां पर आपका प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, मतलब मोस्टली गैसेस सिस्टम है, गैस एक्सपैंड कर रही है, कंप्रेस कर रही है, तब ये आपका वर्क आता है। तो इसमें भी आपने देखा होगा कि सर वर्क डन के दो फॉर्मूलाज हैं। एक हमारे पास है कि हम रिवर्सिबल केस में वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। अभी मैं एडियाबैटिक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला आता है -2.303 एन आर टी लॉग V2 बाय V1। अब ये V2 बाय V1 की जगह आप इसको P1 बाय P2 भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर आइसोथर्मल। तो जहां पर V2 बाय V1 है वहां पर P1 बाय P2 लिखा जा सकता है अगर आपको प्रेशर का डेटा दिया हुआ है। और इसी में अगर हम इरिवर्सिबल वर्क की बात करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू आप जा रहे हैं सेम आइसोथर्मल में, क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन है। आप जा वहीं से सेम पॉइंट से, है ना। मतलब आप कहेंगे कि सर हम तो ए से बी की तरफ ही जा रहे थे, पर अगर हम ये रिवर्सिबल से जाते हैं तो वर्क कुछ और आता है। और यही अगर हम इरिवर्सिबल से जाते हैं तो वर्क कुछ और आता है, क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। तो इरिवर्सिबल के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, मतलब V2 माइनस V1। ठीक है, तो चलिए कैसे हमें पता लगेगा कि सर कौन सा वर्क कब करना है। देखिए बेटे, रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है जो मोस्टली इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में पूरा होता है। मतलब अगर आपको ए से बी पे जाना है तो आप डायरेक्टली नहीं जाते रिवर्सिबल में, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से कहीं पे जाना है आपको, ठीक है, बाजार जाना है, कहीं भी आपको दोस्त के घर जाना है। तो अब आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो हर एक स्टेप आप एक स्टेप चलते हो फिर रुकते हो, है ना। वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, फिर एक और स्टेप चलते हो, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। तो वो पूरी जर्नी आपने बहुत सारे स्टेप्स में कवर की। दूसरा ऑप्शन है कि आपको अपने दोस्त के घर जाना है और आप डायरेक्टली, है ना, सुपरमैन वाली पावर लेके उड़ के एकदम से वहां पहुंच गए, तो आप बीच में कहीं रुके नहीं, बीच में कोई स्टेप नहीं था। या हो सकता है कि आप बीच में एक जगह एक दुकान पे रुके और वहां से फिर कूद के दोस्त के घर पे चले गए। ठीक है, 2 स्टेप में कर लिए, 3 स्टेप में कर लिया। तो जब भी कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन फाइनाइट स्टेप्स में होता है उसको इरिवर्सिबल कहते हैं, और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है उसको रिवर्सिबल कहते हैं। इसलिए रिवर्सिबल में आप एक छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट करते हो, तभी जाके ये फॉर्मूला जनरेट होता है। और इरिवर्सिबल में मोस्टली सिंगल स्टेप होता है या 2 स्टेप या फाइनाइट स्टेप्स, तो वहां पे आपके पास ये आता है फॉर्मूला कि फाइनल वॉल्यूम इतनी है बॉस, इनिशियल इतनी है, डेल्टा वी आप निकाल लोगे, पी एक्सटर्नल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो आपका पी एक्सटर्नल रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट दिया गया है तो दैट मींस ये इरिवर्सिबल होगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं रह सकता, इट हैज टू चेंज कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे, है ना, ऑलमोस्ट ऑलवेज। तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। एक तो ये आइडिया हो गया, ठीक है। या तो दूसरा उसने लिखा हो एग्जामिनर ने, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि सर बाहर वैक्यूम है, वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रही है। वैक्यूम भी तो एक फिक्स्ड प्रेशर है ना, जीरो, तो वो भी इरिवर्सिबल होता है। वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हमेशा इरिवर्सिबल होती है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी बात, अब जब आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर यहां पे करते हैं कि सर अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं
तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं। तो अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करता हूँ, क्योंकि हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, तो ये बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ आएगा। ओके, ठीक है। तो बेटा ये ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया, एरो लगाने से मुझे पता लगता है कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। दूसरी बात, ग्राफ आता है सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में। सेम चीज अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा हूं और ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और आप इरिवर्सिबल में भी ग्राफ प्लॉट कर दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल में आप स्टेप बाय स्टेप चले थे। तो ए से आप यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, यहां गए, यहां, ये सारे स्टेप्स का डेटा आपके पास था। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आपने कनेक्ट किया, तब जाके ये ग्राफ आया। इरिवर्सिबल में आप डायरेक्टली वहां पे पहुंचे, मतलब बीच में कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट आया ही नहीं। तो बीच का कोई डेटा आपके पास है ही नहीं। तो आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप ग्राफ प्लॉट कैसे करोगे? तो इरिवर्सिबल में कभी भी गलती से ग्राफ मत बना देना, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही आपको पता होता है। ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि सर वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व, पढ़ा नहीं? ये वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। तो ये एरिया अंडर पीवी कर्व कैसे निकालेंगे? तो अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये आपके पास है, ठीक है, रिवर्सिबल केस, तो रिवर्सिबल में तो ये एरिया अंडर पीवी कर्व आपका ये पूरा आ जाएगा। ओके सर, व्हाट अबाउट इरिवर्सिबल? देखो इरिवर्सिबल में जब आप फाइनल पॉइंट पे आ गए, पी एक्सटर्नल, अब फाइनली जितना एक्सपैंड करना था कर दिया। बेटा जब फाइनली वो रुक गया है प्रोसेस, तो अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो चुका होगा, राइट? तो जो पी एक्सटर्नल होगा वही पी गैस होगा। तो ये जो प्रेशर होता है आपका लेफ्ट साइड पे, ये एक्चुअली पी गैस होता है। फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वहां पर इसको पी एक्सटर्नल क्यों ले लेते हैं बुक में कि ये पी एक्सटर्नल है? सर ये तो पी गैस होता है ना ये। यस, पर फाइनल पॉइंट पे गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाते हैं, तभी तो प्रोसेस रुक गया। तो ये आपका पी एक्सटर्नल आ गया, और ये आपकी फाइनल वॉल्यूम V2 है, और ये आपकी इनिशियल वॉल्यूम V1 है। तो डेल्टा V कितना आ गया? ये। तो बेटा ये आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, सिंपल रेक्टेंगल वाला एरिया आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा, दिस इज योर वर्क डन। ठीक है। तो ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस था और ये रिवर्सिबल है। तो देख रहे हो डिफरेंस कैसा है? तो इरिवर्सिबल में क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट पकड़ के उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो रेक्टेंगल आता है वो आपका वर्क डन होता है। अब क्योंकि ये केस है एक्सपेंशन के, और एक्सपेंशन का वर्क होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन को छोड़ दो, वो तो साइन कन्वेंशन की वजह से है। पर अब मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बच्चे कौन सा एरिया बड़ा है? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली रिवर्सिबल का एरिया बड़ा है ना? तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन को कहते हैं वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि गैस ने धक्का मार के एक्सपेंड किया ऊपर की तरफ। तो जब भी एग्जामिनर कहे कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द गैस, तो मतलब वो एक्सपेंशन की बात कह रहे हैं। और एक्सपेंशन में रिवर्सिबल में वर्क आपको मैक्सिमम आएगा, तो आपको रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, ठीक है, ना कि इरिवर्सिबल का। समझ गए ये चीज? देन दूसरी बात, अब अगर यही चीज आपको मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करूं मैं, ठीक है, ये चीज अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन में आपको एक्सप्लेन करूं, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में अब ये देखो ए और बी आप पलट जाएंगे बस। रिवर्सिबल में पाथ वही रहता है, एग्जैक्ट सेम, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना? अब आप इधर से इधर की तरफ चल रहे हो, तो एरिया वही रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। मतलब अगर एक्सपेंशन में -300 आया था, तो कंप्रेशन में +300 आएगा, ठीक है, रिवर्सिबल का। तो ये रिवर्सिबल हो गया। और इसी में अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूं, तो इरिवर्सिबल में देखिए क्या होगा। अब यहां पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको पता है, तो बच्चे मैंने आपको क्या कहा था, फाइनल पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक है। ये आपका V2 हो जाएगा, ये आपका V1 है, एंड दिस इज योर P एक्सटर्नल। ओके, तो बस अब ये वाला एरिया। तो अब देखो, अब एरिया सडनली ज्यादा बड़ा हो गया है ना, इससे ज्यादा हो गया एरिया। तो अब अगर एग्जामिनर पूछे कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन ऑन द गैस, तो दिस इज एक्चुअली वर्क डन ऑन द गैस, क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो ऑन द गैस में अगर मैक्सिमम वर्क पूछे तो कौन सा आएगा? इरिवर्सिबल का। तो आपको इरिवर्सिबल का फॉर्मूला लगाना है। तो ये चीज समझ आ गई? तो इरिवर्सिबल में हमेशा फाइनल पॉइंट पकड़िए। तो ये चारों पॉइंट में ले लेता हूं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है, दिस इज द वर्क डन। और कंप्रेशन करेंगे तो सेम पॉइंट ग्राफ ऐसा ही जाएगा, बस ये ऊपर की तरफ चलेगा।
यहाँ पर ये ए और ये बी है, यहाँ पर ये ए और ये बी है, ठीक है। और इरिवर्सिबल ये ए और बी ले लेते हैं और हमारे पास वर्क डन कितना रहेगा, फाइनल पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल, और यहाँ पे ए और बी आ जाएगा और ये फाइनल पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल। ठीक है, समझ आ गया, इतना वाला पार्ट क्लियर हो गया। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो साइक्लिक प्रोसेस का भी ये जान लीजिए, ठीक है। वर्क आपका माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी होता है। यस, साइक्लिक प्रोसेस में ये जो एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल होता है ना, वो होता है आपका टोटल वर्क डन। और क्लॉकवाइज में वो नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में वो पॉजिटिव होता है, ये याद रखिए। तो आई होप ये की पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम एडियाबैटिक वर्क डन के बारे में बात करेंगे, उसको लेके बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन है बच्चे में, जिसकी वजह से एडवांस में मल्टीपल टाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चे गलत करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं वीडियो बनाया जाए, धीरे धीरे हम कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, अ वंडरफुल डे, बाय।